मोहन बहुत ही आलसी था और उसे कोई भी काम करना नहीं आता था। उसकी इस बात से उसकी माँ गरिमा बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। वो उसे अक्सर ही समझाती, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। आज भी मोहन देर रात तक सो रहा होता है और गरिमा उसे उठाते हुए कहती है, उठ बेटा, आखिर कब तक सोता रहेगा? अगर तेरे बाबा होते तो तुझे इस तरह पड़ा हुआ देखकर कितने ज्यादा परेशान होते, लेकिन मैं तुझे कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि तू मेरी सुनेगा ही नहीं। माँ बस थोड़ी देर और सोने दो। आप भी मेरे सर पर सुबह सुबह कौवे की तरह काँव काँव करने लगती हो। रात को भी मुझे बहुत देर तक मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई थी। ये सब कुछ भी तेरी वजह से ही हो रहा है। अगर 2 पैसे कमा रहा होता तो इतनी ज्यादा परेशानी थोड़ी ना झेलनी पड़ती हमें। हम भी अपने घर में सारी सहूलियत करते और मैं भी तेरी शादी करवा देती अब तक। मोहन अब शादी की बात सुनकर शर्मा जाता है और उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर गरिमा उसके सर पर एक मारते हुए कहती है, बस शादी की बात सुनकर तो तेरे मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इतना नहीं कि कोई काम कर ले। जरा तूने सोचा है कि तेरे पिताजी को मरे हुए 3 महीने हो गए हैं। उनकी पकौड़े की दुकान का क्या करना है? अगर उसे चला सकता है तो चला ले, वरना बेच दे। माँ, मेरे दादा पकौड़े बेचते थे, मेरे पापा पकौड़े बेचते थे, तो मैं भी तो पकौड़े ही बेचूंगा ना। और मुझे पकौड़े बनाना सीखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हुनर तो मेरे हाथों में वैसे भी है। कुदरती देन है। पकौड़े तो मैं आराम से बना लूंगा। कहना कितना आसान होता है ना। जब देखो कौवे की तरह काव काव तो तू करता रहता है और बेकार में मेरा नाम लगाता है। चल जा, आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत शुभ होता है ये दिन। आज के दिन से ही जाकर दुकान की सफाई कर, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। गरिमा के कहने पर मोहन किसी तरह तैयार होता है। नहा धोकर अपना खाना लेकर दुकान को खोलने के लिए चला जाता है। तीन महीने में दुकान के अंदर धूल मिट्टी जमा हो गई थी। जैसे ही वो दुकान का शटर खोल रहा होता है कि तभी कुछ गांववासी वहां से गुजरते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, क्या बात है मोहन, आखिरकार अकल आई गई कि अपने पिताजी का काम अब तुम्हें ही संभालना है। लेकिन पिताजी जैसा हुनर ला पाओगे क्या तुम? हाँ, कहाँ इनके पिताजी और कहाँ ये? जनाब तो उठते ही 12 बजे हैं। उनके पिताजी तो सुबह 6 बजे उठकर सारी तैयारी कर लेते थे। इनके बस की नहीं है दुकान को चलाना। मोहन सारी बातें सुनने के बाद ताव में आ जाता है। अजी देखना, कल से इस दुकान से ऐसे पकौड़ों की महक आएगी ना कि आप सब लोग हैरान हो जाओगे। आपको ऐसे पकौड़े कहीं भी खाने को नहीं मिलेंगे। तब आप लोग मुझे कहेंगे कि एक पकौड़ा और दे दो, थोड़ी चटनी और दे दो, फिर आप लोगों को बताऊंगा मैं। गांववासी मोहन की बात सुनकर वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। उन्हें मोहन की काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और सच बात तो ये थी कि मोहन को खुद भी अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। मोहन अब पूरी दुकान को अच्छे से साफ कर देता है। सफाई करते हुए उसे एक छिपकली नजर आती है। उसके हाथ में झाड़ू थी और उसने सोचा, क्या करूं, मार दूं क्या छिपकली को? नहीं नहीं, इसके अंदर भी तो प्राण है, इसे क्यों मारना। जाओ बहन, तुम अपना नया घर देखो और चली जाओ यहाँ से। मोहन ये बोलता है और उसके बाद सफाई करने लगता है। उसे सफाई करने में ही 3-4 घंटे बीत जाते हैं। अब मोहन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, हे राम, मैं तो इस दुकान की सफाई करने में थक गया। अब मैं आगे क्या करूंगा? चलो अब थोड़े से पकौड़े बनाकर देख लेता हूँ और उसके बाद कल कमाल के पकौड़े बेचूंगा। अब मोहन पकौड़े बनाने के लिए सारा सामान तैयार करता है, लेकिन जैसे ही वो पकौड़े बनाता है, कभी पकौड़े जल जाते, कभी उसमें नमक ज्यादा था तो कभी उसमें लाल मिर्च ज्यादा थी। इन सब चीजों से मोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, अरे बाप रे, अगर मुझे पता होता कि इतने गंदे पकौड़े बनाता हूँ तो मैं कभी पकौड़े बनाने के बारे में सोचता ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं इस दुकान को ही बेच देता। लेकिन अब क्या करूँ, गांव वालों के आगे तो मैंने अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीट दिया है। इस तरह तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। मोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।
और तभी अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात आती है। अरे बाप रे, आंखें खोलकर तो मैं पकौड़े बना ही नहीं पा रहा। एक काम करता हूँ, आंखों पर पट्टी बांधकर पकौड़े बनाता हूँ। शायद मेरे पिताजी मुझे कुछ मार्गदर्शन दिखा दें और मेरे पकौड़े अच्छे बन जाएं। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और उसके बाद पकौड़े बनाने लगता है। अचानक ही उसे बहुत अच्छी पकौड़ों की खुशबू आती है। जब वो पकौड़े तल रहा था तो गांव वासी भी उसे आंखों पे पट्टी बांधकर पकौड़ी बनाते हुए देखकर हैरान थे। थोड़ी ही देर में सब उसकी दुकान के बाहर आकर बैठ जाते हैं। जब मोहन आंखों से पट्टी हटाता है तो देखता है कि उसे गरम गरम आलू के, गोभी के, पनीर के, प्याज के और तरह तरह के पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए थे। वो खुद से कहता है, अरे हारे का सहारा गरीब पकौड़े वाला, क्या पकौड़े बनाए मैंने, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मोहन बोलकर जैसे ही दुकान से बाहर जाता है तो दुकान के बाहर कई सारे लोग पकौड़े खाने के लिए बैठे हुए थे। एक औरत कहती है, क्या बात है मोहन भैया, हमने तो सोचा था कि कल तुम्हारे हाथों के पकौड़े खाने को मिलेंगे, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू सूंघ कर तो हम खुद को रोक ही नहीं पाए। जरा मेरे लिए एक प्लेट मिक्स पकौड़े लगा दो। और मेरे लिए तो बस पनीर के पकौड़े लगाना, भले जितने महंगे हो, मुझे तो पनीर के पकौड़े के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अब मोहन उन सब लोगों को पकौड़े बनाकर दे देता है। धीरे धीरे ये बात मोहन के घर पहुंचने से पहले ही उसकी माँ तक पहुंच जाती है। उसकी माँ भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि मोहन सिर्फ सफाई करने गया था और इतने बढ़िया पकौड़े बनाकर आ गया। उसकी माँ ने उसकी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाकर तैयार कर दी। जैसे ही मोहन घर आया वो खुशी खुशी कहने लगी, अरे वाह, क्या बात है बेटा, मैं तो तुझे कपूत समझती थी, तू तो सपूत निकला। मैंने तो सोचा भी नहीं था तू इतने अच्छे पकौड़े बनाएगा। तू तो सफाई करने गया था, फिर अचानक बिक्री कैसे शुरू कर दी तूने। मोहन अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाता है और उन्हें और ज्यादा झाड़ पर चढ़ाने के लिए कहता है, दरअसल बात यह है कि माँ, मुझे साक्षात पिताजी नजर आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। जैसे जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बताया, मैंने पकौड़े बना दिए। जैसे ही मैंने आंखों पर पट्टी बांधी, मुझे मेरे पिताजी नजर आने लगे। गरिमा जैसे ही ये बात सुनती है तो वो भी भावुक हो जाती है। उसे अपने पति से बहुत प्यार था, इसीलिए वो उसकी बात पर यकीन कर लेती है और कहती है, मैं जानती थी कि वो भले ही यहाँ से चले गए हैं, लेकिन हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। मुझे भी कभी कभी उनकी आवाज सुनाई देती है। कितना प्यार करते हैं वो हम दोनों से। मोहन भी ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है, अगर मैंने माँ को ये बता दिया कि ये सारे पकौड़े तो मैंने तुक्के से आंखों पर पट्टी बांधकर बनाए, तो बेकार में मुझ पर गुस्सा करेंगी और मेरे कान खींचेंगी। अच्छा है, जो ये सोच रही है वही सोचने दो। मोहन ऐसे ही करता है। वो रोज पकौड़े बनाया करता। उसके पकौड़ों की खुशबू हर जगह फैल जाती। वो आंखों पर पट्टी बांधकर रसोई घर में पकौड़े बनाया करता और दुकान पर बेच दिया करता। ऐसे ही सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है और रोज उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी और खचाखच लोग पकौड़े खाने के लिए आने लगे। मंत्री अपने सिपाहियों के साथ मोहन की दुकान के बाहर से गुजरता है और मोहन की दुकान से उठती हुई पकौड़ों की खुशबू सूंघ कर कहता है, वाह, लाजवाब खुशबू आ रही है पकौड़ों की। ऐसी खुशबू तो कृपाल की दुकान से आया करती थी। हाँ महाराज, ये कृपाल का बेटा ही है। उसने कृपाल की जगह पकौड़े की दुकान खोली है। सुना है उसके पकौड़े कृपाल के पकौड़े से भी ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है सिपाही, अभी के अभी जाओ और उससे कुछ पकौड़े लेकर आ जाओ। वैसे भी महाराज स्वाद के बहुत शौकीन है, हम उन्हें पकौड़े खिलाना चाहते हैं। सिपाही जाकर मोहन की दुकान से पकौड़े लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही मंत्री सिपाहियों के साथ राजमहल में पहुंचते हैं तो राजा साहब शाही बावर्ची पर गुस्सा कर रहे थे।
तुम सब लोग जानते हो कि हम स्वाद के कितने शौकीन हैं। ये कैसा व्यंजन खिला रहे हो तुम हमें? इस राज्य पर राज करते हैं हम, फिर भी ढंग से खाना नहीं मिलता। राजा साहब, आप ये पकौड़े खाकर देखिए, ये पकौड़े बहुत अच्छे हैं और गांव के अंदर एक गरीब पकौड़े वाला है, उसने बनाए हैं। सुना है पूरे गांव के अंदर इसके पकौड़े बहुत मशहूर हैं। अब राजा साहब जैसे ही वो पकौड़े खाकर देखते हैं तो उनका मन खुश हो जाता है और वो उस पकौड़े के स्वाद से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आदेश देते हैं, संभव हमारे राज्य के अंदर इतने अद्भुत पकौड़े बनाने वाला था और हमें पता ही नहीं था। मंत्री जी, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। सिपाहियों को आदेश दीजिए कि हमें कल सुबह ये पकौड़े वाला हमारे राज्य सभा में पेश चाहिए। हम इसे शाही बावर्ची घोषित करेंगे। राजा और मंत्री दोनों ही पकौड़े खाकर खुश हो जाते हैं और अगली सुबह कुछ सिपाही उसकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम गरीब पकौड़े वाला है ना? मोहन ही हो ना तुम? तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है, अभी के अभी हमारे साथ चलो। क्या हो गया? मुझसे कोई गलती होगी क्या? बताओ तो भाई, क्यों लेकर जाना चाहते हो मुझे? ये सब कुछ तुम्हें राजा साहब खुद ही बताएंगे। अभी राजा साहब का आदेश है कि तुम्हें तुरंत ही दरबार में पेश किया जाए। मोहन ये बात सुनकर बौखला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद आंखों पर पट्टी बांधकर पकौड़े बनाने वाली बात राजा साहब को पता चल गई है और राजा साहब उसे सजा इसलिए देंगे ताकि वो गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराकर पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए वो सिपाहियों के साथ राजा के दरबार में पेश हो जाता है। राजा साहब कहते हैं, तुम वही पकौड़े वाले हो क्या जिसके पकौड़े आसपास बहुत ज्यादा मशहूर हैं? हाँ साहब, मैं वही गरीब पकौड़े वाला हूँ। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। बताइए हुआ क्या है? तुम्हारे पकौड़े बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि अब तुम अपनी दुकान पर पकौड़े नहीं बेचोगे, बल्कि हमारे शाही रसोई के अंदर सिर्फ हमारे लिए पकौड़े बनाया करोगे और हमारे आने वाले मेहमानों, हमारे परिवार और हमारी सेना को पकौड़े बनाकर खिलाया करोगे। क्या सच में? ये तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा महाराज। और इस काम को करने के लिए हम तुम्हें रोज की 100 स्वर्ण मुद्राएं दिया करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पकौड़े उन 100 स्वर्ण मुद्राओं के आगे कुछ भी नहीं। राजा की बात सुनकर मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गांव में किसी के पास इतना पैसा नहीं आने वाला था जितना राजा उसे देने को तैयार था। लेकिन जैसे ही मोहन शाही रसोई में जाता है, अचानक ही उसे कुछ याद आता है और उसकी हवा खराब हो जाती है। मर गया, अब मैं क्या करूंगा? मैंने तो ये सब बात सोची नहीं कि यहाँ पर तो मैं आंखों पर पट्टी बांधकर पकौड़े भी नहीं बना सकता। ये काम तो मैं सिर्फ अपनी रसोई में कर सकता था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रसोई देखकर घर आ जाता है और घर आने के बाद अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि कैसे वो आंखों पर पट्टी बांधकर पकौड़े बनाया करता था। उसकी माँ उसे पीटने लगती है और कहती है, अरे नालायक, मंद बुद्धि, कोई ऐसा भी कर सकता है? तू आंखों पर पट्टी बांधकर पकौड़े बनाता था और वो भी इतने अच्छे बन गए कि राजा ने तुझे शाही रसोई में रखने का फैसला कर लिया। हे भगवान, आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? अब तू क्या करेगा? माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा जितना दयावान है उतना ही ज्यादा गुस्सैल भी है। अगर राजा को ये बात पता चल गई कि मैं ऐसे करता हूँ तब तो वो मेरी जान ले लेगा और साथ में आपकी भी। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। तू सचमुच कपूत है। सपूत तो तू हो ही नहीं सकता। अब मोहन उदास होकर शाम के समय अपनी दुकान पर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास था और रो रहा होता है। तभी उसके सामने एक छोटी सी छिपकली आती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे ओ छोटू, क्यों बेकार में आंसू बहा रहा है? क्या बात हो गई है जो छिपा रहा है?
छिपकली अचानक ही रंग बिरंगी किरणों के साथ थोड़ी सी हवा में उड़ती है और एक परी के रूप में बदल जाती है। मोहन उस छिपकली को परी के रूप में बदलता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कोई भी छिपकली आखिर कैसे बोल सकती है और वो अचानक ही परी के रूप में कैसे बदल गई। मुझे देखकर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं जादुई छिपकली परी हूँ जो कि इस दुनिया में सालों से रह रही हूँ। पहले तुम्हारे पिता को मैं पकौड़े बनाते देखती थी। वो बहुत अच्छे पकौड़े बनाते थे और बहुत मेहनती भी थे। फिर तुम जैसे मंद बुद्धि इस पकौड़े की दुकान पर आया। जब मैंने तुम्हारे सारे पकौड़े खराब होते देखे तो मैं समझ गई कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए जब तुम आंखों पर पट्टी बांधते थे तो मैं तुम्हारी जगह पकौड़े बना देती थी। अच्छा, वो तुम थी और मुझे लगा कि सच में मुझ पर मेरे पिताजी का आशीर्वाद है या मेरे हाथों में कोई ऐसा गुण है जो मैं आंखों पर पट्टी बांध कर देता हूँ। लेकिन अब तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इस पृथ्वी लोक पर मेरा समय पूरा हो गया है और अब मुझे अपने परीलोक में जाना है। लेकिन बस तुम्हें अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे याद करना है और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा और अपने आप ही तुम मुसीबत से बाहर आ जाओगे। लेकिन वादा करो कि उसके बाद तुम खुद पकौड़े बनाना सीखोगे। समझे तुम? गरीब पकौड़े वाले तुम हो, मैं नहीं। अब इसके बाद परी मोहन के कान में बहुत सारी बातें बता देती है और मोहन भी बात सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन मोहन शाही रसोई में जाता है और मौका पाकर उस परी को याद करता है और परी सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में पकौड़ों को दरबार में पेश किया जाता है। राजा भी पकौड़ों की खुशबू सूंघकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये पकौड़े तो सच में बहुत बढ़िया बने हैं और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। मन कर रहा है कि अभी सारे पकौड़े खा लूं। सच में गरीब पकौड़े वाले, तुमने तो ये पकौड़े खिलाकर मेरा मन खुश कर दिया। रुक जाइए राजा साहब, दरअसल एक बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। मेरे हाथों में मेरे पिताजी की कला है और मेरे पिताजी की जान तो उस दुकान में बसती थी, इसलिए ये पकौड़े जो भी खाएगा उसकी तबीयत को कुछ भी हो सकता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा साहब, पूरा गांव जानता है कि मैं कितना बड़ा आलसी और निकम्मा इंसान हूँ। फिर मेरे पिताजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपनी पकौड़े की दुकान को चालू करूँ। मैंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया और वो अच्छा चलने लगा। फिर आपने मुझे यहाँ नौकरी दे दी। लेकिन कल रात मेरे पिताजी फिर से मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छे पकौड़े का स्वाद सिर्फ तभी आएगा जब वो पकौड़े दुकान से बनाए जाएं, वरना एक गरीब पकौड़े वाले के पकौड़े जहरीले पकौड़ों में बदल जाएंगे। ऐसा है क्या? फिर तो मंत्री जी, आप ये पकौड़े खाकर चखिए और बताइए कि क्या ये पकौड़े सच में जहरीले बन गए हैं। मंत्री जी भी ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और मोहन का पक्ष लेते हुए कहते हैं, कैसी बात करते हैं राजा साहब? ये पकौड़े खाकर अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको सलाह मशवरा कौन देगा? फिलहाल तो मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि अगर आपको पकौड़े चाहिए तो हम रोजी मोहन की दुकान से आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े पेश करवा दिया करेंगे। अभी इसे अपनी दुकान से पकौड़े बेचने दीजिए। ठीक है, अगर इसकी यही शर्त है तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मोहन, अगर तुम अपनी दुकान से हमें पकौड़े पेश करोगे तो हम तुम्हें 100 नहीं बल्कि 50 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन देंगे। मोहन भी ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है, जान है तो जान है, आखिर 50 स्वर्ण मुद्राएं भी कम नहीं होती। जिंदा रहूंगा तो 50 मुद्राओं में भी अपना जीवन खुशी खुशी गुजार लूंगा। मोहन अब खुशी खुशी मुद्राएं लेने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वो वापसी अपनी दुकान से ही पकौड़े बेचने लगता है। अब वो तुक्के से पकौड़े नहीं बनाया करता था,
अब मोहन जब जब उस परी को याद करता, परी उसे सारे मसाले तैयार करने और पकौड़े बनाना अच्छे से सिखा देती है। धीरे धीरे मोहन सच में अपने पिताजी जैसे पकौड़े बनाने लगता है और परी को भी अपने काम से छुटकारा मिलता है।